राम स्वरूप वर्मा जी की दिलचस्पी राजनीति से अधिक सामाजिक परिवर्तन में थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी। वह वैज्ञानिक चेतना पर जोर देते थे और मॉडर्न साइंस एवं तकनीक के उपलब्ध ज्ञान पर उनका जबरदस्त जोर था। स्मृति शेष आज ही के दिन 19 अगस्त 1998 को राम स्वरूप वर्मा जी का परिनिर्वाण हुआ था और उन्हीं की याद में यह एक विशेष एपिसोड है। मैं आज इस एपिसोड में वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे मित्र भी हैं प्रेम कुमार मनी जी, उनका एक लेख है, वही लेख पढ़कर आपको सुनाने वाला हूं। उन्होंने लेख लिखा था जो कि फॉरवर्ड प्रेस में छपा था, राम स्वरूप वर्मा की यादें। तो मैं इतिहास के गलियों में लिए चलता हूं प्रेम कुमार मनी जी की क्या यादें थी, वो उन्होंने कैसे देखा, कैसे समझा, कैसे जाना राम स्वरूप वर्मा जी को। चलिए लिए चलता हूं सीधे उस लेख पर। वो लिखते हैं कि उनका जन्म 22 अगस्त 1923 को हुआ था। 22 अगस्त को मैं कोशिश करूंगा कि प्रेम कुमार जी मनी जी का इंटरव्यू करें। 22 अगस्त 1923 को उनका जन्म हुआ था और अगस्त महीने में ही 19 अगस्त 1998 को उनका निर्वाण हुआ था। तो एक ही महीने में जन्म भी और निर्वाण भी। चलिए वो लिखते हैं कि राम स्वरूप वर्मा जी को पहली दफा 1974 में देखा था। हालांकि उन्हें उसके 3 साल पहले से जानता था। मुझे स्मरण है 1971 का साल रहा होगा जब मेरे हाथ एक पुस्तिका लगी। यह हिंदुस्तानी शोषित समाज दल का चुनावी घोषणा पत्र था। शोषित दल बिहार के जुझारू नेता बाबू जगदेव प्रसाद के प्रयासों से बना एक राजनीतिक दल था जो परिवर्तित होकर हिंदुस्तानी शोषित दल हो गया था। कुछ ही समय बाद यह नामांतरित होकर शोषित समाज दल हो गया था। जब मैंने वह घोषणा पत्र पढ़ा, तब वह घोषणा पत्र मुझे प्रभावित नहीं कर सका। उसमें कृषक क्रांति पर जोर था, जिसकी बुनियाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकारी स्तर पर रखी गई थी। हालांकि इसकी मांग विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक अरसे से की जा रही थी। 1971 में मैं बिल्कुल तरुण था, नौजवान, इंटर का छात्र था, लेकिन राजनीतिक रूप से बिल्कुल अनजान नहीं था। जानने की उत्सुकता रहती थी और चूंकि मार्क्स एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पढ़ चुका था, इसलिए मन में यह बात जम चुकी थी कि किसी भी राजनीतिक दल की रीति नीति, कार्यशैली अगर जाननी हो तो उसका घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। वो जानने का अच्छा तरीका है और इसी भाव से मैंने उक्त पुस्तिका को पढ़ी थी, घोषणा पत्र को पढ़ा था। जिस किसी ने यह पुस्तिका दी थी उसी ने बताया था कि इसे राम स्वरूप वर्मा ने लिखा है और कि वह उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता हैं। जैसा कि मैंने बताया, घोषणा पत्र का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा। प्रेम कुमार मनी जी लिखते हैं, याद करता हूं उसमें भारत के वन्य क्षेत्र का आंकड़ा दिया गया था और कहा गया था कि हमारी पार्टी चाहती है कि इसे आधुनिक मशीनों द्वारा काटकर कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर दिया जाए और यह भी कि यह जमीन लोगों में वितरित की जाए जो कृषि करना चाहते हैं, जानते हैं। इससे अनाज के मामले में देश न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि उसकी क्षेत्र में संपन्नता सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी की करिश्माई अंदाज में उछाल देगी, बढ़ेगा। आगे मनी साहब लिखते हैं कि उन दिनों पर्यावरण पे बहुत जोर नहीं था।
फिर भी वनस्पति विज्ञान का छात्र होने के कारण मुझे वन्य क्षेत्र की महत्व की थोड़ी जानकारी थी। मार्क्सवादी साहित्य की पढ़ाई शुरू कर चुका था और नतीजतन अनगर रूप से ही सही मन में यह बात जम चुकी थी कि भारत का भला तभी होगा जब कृषि क्षेत्र पर आबादी के बोझ को कम किया जाए। उस वक्त तक हमने इतना ही जाना समझा था कि अंग्रेजी राज में ब्रिटिश उत्पादों खासकर कपड़ा बाजार भारत में जबरन बना दिया गया और भारतीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया गया। छोटे छोटे शहरों में जो दस्तकार कपड़ा बनाने में लगे थे वे बेरोजगार होकर गांवों में चले गए और कृषि पर बोझ बन गए। हम लोग की समझदारी थी कि इसके लिए औद्योगिकरण को विकसित किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकरण को विकसित किया जाए। वह घोषणा पत्र वन्य भूमि को विनष्ट कर अधिक कृषि क्षेत्र विकसित करने की वकालत कर रहे थे। हमारा बुनियादी मतभेद यही था। इस घटना के लगभग 3 साल बाद यानी 1974 के सितंबर में जगदेव बाबू की हत्या हो गई। जगदेव बाबू बिहार के लेनिन कहे जाते थे। इस वक्त बिहार में जयप्रकाश आंदोलन पूरे शबाब पे था, जोर पे था, उफान पर था। जगदेव प्रसाद की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार, खासकर मध्य भाग को राजनीतिक रूप से अच्छा खासा उत्तेजित कर दिया था। इसी दौर में कवि राम स्वरूप वर्मा जी से मुलाकात हुई। वो पटना आते थे, तब ज्यादातर गांधी मैदान के पास स्थित इंडिया होटल में ठहरते थे। कभी कभार राम बुझावन बाबू के यहां ठहरते थे। वर्मा जी का जोर राजनीति से अधिक अर्जक संघ के प्रचार प्रसार पर होता था जो उनके ही द्वारा 1966 में 1966 में स्थापित किया गया था। अर्जक संघ का उद्देश्य द्विजकारी सामाजिक व्यवस्था का उच्छेद कर एक समतामूलक समाज बनाना था। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राम बुझावन सिंह उस वक्त अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पटना में पत्राचार का मेरा पता राम बुझावन बाबू का ही था। प्रेम कुमार मनी जी कह रहे हैं, उन्हीं का था, जिनसे मेरा घरेलू रिश्ता था। उन्हीं के घर पर पहली दफा वर्मा जी से मिलना हुआ। मोहक व्यक्तित्व था उनका। कपड़े के शौकीन थे, गोरा रंग और सुनाले फ्रेम का चश्मा। सब मिलाकर कहें तो रईसों वाली धज थी उनकी। रूपरेखा सज्जा जो है धज थी। पहली मुलाकात में मुझे यही लगा कि किसी संपन्न किसान जमींदार परिवार से आते हैं और शौकिया तौर पर राजनीति में सक्रिय हैं। जगदेव बाबू अब नहीं थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वर्मा जी उनके विरुद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। पहली मुलाकात बस परिचय और देखा देखी वाली ही रही, उतना ही रहा। न उन्होंने मेरा कोई नोटिस लिया और न मैंने ही उनका कोई नोटिस लिया। सच कहूं तब विकर्षण हुआ था, अलगाव हुआ था। अगली मुलाकात में बातें होने लगी और फिर बहसें भी। मेरी एक पुस्तक तब आई थी, लखनऊ के बहुजन कल्याण प्रकाशन ने मनुस्मृति एक प्रतिक्रिया नाम से छापा था। किताब मनी जी किताब का नाम वही है, मनुस्मृति एक प्रतिक्रिया। इसे उन्होंने अब तक पढ़ लिया था और थोड़ी प्रशंसा भी की थी। वह अर्जक संघ से एक टेबलॉइड पत्रिका भी निकालते थे, रामस्वरूप वर्मा जी। उसमें लिखने का आमंत्रण किया। अब तक वे जान गए थे कि मेरी जड़ें मार्क्सवाद और बौद्ध मत में है। वो खुद क्या थे इसका भान नहीं होने देते थे कि वो किस मत में है, उनका भान नहीं होने देते। उद्दृढ़ता तो वह किसी को क्रेडिट नहीं देते थे। यह पता लगाना मुश्किल था कि वह किससे प्रभावित है। हाँ, उनमें विलक्षण तार्किकता थी
और विमर्श में उन्हें पराजित करना बहुत मुश्किल था। वह वैज्ञानिक चेतना के प्रसार पर जोर देते थे और मॉडर्न साइंस व तकनीक से उपलब्ध ज्ञान पर उनका अधिक जोर था। धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर वह प्रहार करते थे। वह किसी भी तरह से वर्चस्ववाद के खिलाफ थे। जनतंत्र, समत्व और प्रगतिशील ख्याल उनकी वैचारिकता के आधार थे। अपनी बहसों में वह सतर्क और तार्किक बने रहते थे। बीच बीच में रजनीश की कथाएं सुनाया करते थे। एक दफा हमारी बात का विषय अंतरजातीय विवाह था। उन्होंने कहा, मणि, मैं तो इस वाहियात चीज का समर्थन कभी नहीं कर सकता। मैं चौंका, यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मनुष्य की एक ही जाति होती है। मनुष्य का विवाह गाय बैल से नहीं हो सकता। आप जैसे ही अंतरजातीय विवाह कहते हो, आप जातिवाद को स्वीकार कर लेते हो। इस सूक्ष्म तार्किकता की मैंने उम्मीद नहीं की थी। बहसों में सचेत होना मैंने उनसे सीखा। रामस्वरूप वर्मा जी से मणि जी ने सीखा कि बहस में कैसे सचेत रहना है। आगे लिखते हैं, कहानी का एक जिक्र आता है, बहुत दिलचस्प कहानी है, वो सबको सुनना चाहिए। कहते हैं कि गुस्से और बदले लेने की भावना को वह अमानवीय मानते थे। मनुष्यता की एक गरिमा होती है और उसका निरंतर परिसंस्करण, उसका जो है एक तरह से उसमें सुधार होते रहना चाहिए। गुस्से को लेकर वह रामस्वरूप वर्मा जी एक कथा सुनाते थे, आपको सुनना चाहिए। एक गृहस्थ था, उसके घर कुछ अतिथि आए थे और थालियां की कमी पड़ गई। पड़ोस से उसने थाली मांग लाई, अतिथियों को खिलाया। अतिथियों को विदा करने के बाद थाली साफ करके पड़ोसियों को लौटा दी। पड़ोसियों को ज्ञात हुआ कि यहां से जो थाली ले जाई गई थी उसमें पड़ोसियों ने अतिथियों को मांसाहारी खाना खिलाया था। वह शुद्ध शाकाहारी थे जिनके यहां से थाली आई थी। पड़ोसी के इस छल से क्रोध से आग बबला हो गए। उसने बदला लेने का निश्चय किया। ऐसा बदला लूंगा कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ रोज बाद वह पड़ोसी के यहां से थाली उधार मांग कर ले आया। मांस तो फिर भी कुछ लोग खाते हैं, मैं उसमें विष्ठा खाऊंगा, ह्यूमन शिट, विष्ठा खाऊंगा। उसने अपना निश्चय पूरा किया और थाली लौटा दी। वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध से इसी तरह मनुष्य का नुकसान होता है। आगे मणि साहब लिखते हैं कि मैंने यही महसूस किया है कि उनकी दिलचस्पी राजनीति से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन में है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। मुझे लगता है कि हिंदी क्षेत्र में आधुनिक जमाने में बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था। कोई फूले अंबेडकर तो हुआ ही नहीं। आर्य समाज भी सहारनपुर से आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ की मेहनतकश जातियों में किसानों, दस्तकारों में एक लोकतांत्रिक प्रतिरोध कसमसा रहा था। इसी कसमसाहट को रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद की जोड़ी ने राजनीतिक स्वर दिया था। वर्मा जी का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं। यह ज्योतिराव फूले की विचारधारा थी। यही वैचार की 20वीं सदी में गोखले गांधी के मॉडरेट सिद्धांत से जुड़ी और थोड़े परिवर्तन रूप में गैर ब्राह्मणवादी ख्यालों के साथ अंबेडकर, पेरियार की राजनीतिक विचारधारा में प्रस्फुटित हुई। अचेतन रूप से रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद की वैचारिक धारा यही थी। दलित राजनीति में इसका परिष्कार, इसका जो रिवाइवल हुआ वो काशीराम ने किया, लेकिन पिछड़े वर्गों की राजनीतिक धारा आज भी लोहियावाद के मकर जाल में फंसा हुआ है। इसे तोड़े बगैर पिछड़ों की राजनीतिक धारा लगातार कमजोर होगी। आगे प्रेम कुमार मणि साहब लिखते हैं
कि आप स्मरण कीजिए कि हिंदी क्षेत्र की राजनीति में जो सोशलिस्ट तत्व थे वे जमीनी हकीकत से कितने दूर थे। वे सब के सब बहसी समाजवादी थे, बहस करने वाले समाजवादी। इसमें राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अपने विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा जरूर दिया था, लेकिन वह द्विज शक्तियों की ओर से अनुग्रह की चीज थी कि आप अनुग्रह कर रहे हैं कि 100 में 60 दे दीजिए, अनुग्रह की चीज थी। आत्मसम्मान का उसमें कोई भाव नहीं था। वर्मा प्रसाद की जोड़ी ने इसे बहुजन शोषित तबकों के आत्मसम्मान के आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की। 1970 के इर्द गिर्द यही बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक हिंदी क्षेत्र में फूले अंबेडकर बहुत कम चर्चा में थे। आगे लिखते हैं मनी साहब कि रामस्वरूप वर्मा का परिमंडल, उनका जो व्यापक मंडल था, व्यू था, वर्ल्ड व्यू था, बहुत समृद्ध था। इसमें जगदेव प्रसाद के अलावे महाराज सिंह भारती, मोतीराम शास्त्री आदि अनेक ऐसे नेता थे जिन पर एक साथ और अलग अलग काम करने की अर्थात शोध करने की जरूरत है। महाराज सिंह भारती और मोतीराम शास्त्री वास्तव में मानव रत्न थे। पड़ताल करने की जरूरत है, हम सबको ढूंढना चाहिए। जो भी मटेरियल मिलेगा हम लोग उस पर काम करेंगे। सोचता हूं आज यदि वे होते तो मौजूदा स्थितियों पर कितना सोचते और विचारते। एक बार मेरे गांव वे तीनों आए। बरसात का समय था और बारिश ऐसी हुई कि 2 रोज तक वो जाने की स्थिति में नहीं थे। अद्भुत दृश्य था, बारिश और बहस की संगत। 3 दिग्गज साधु एक साथ, जाने कितनी बातें हुई। आज सोचता हूं बातें अगर टेप हुई होती तो आज बड़े काम की होती। वर्मा जी से आखिरी मुलाकात सासाराम रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुई थी, उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले। यह अचानक की मुलाकात थी। देश में तथाकथित मंडल कमंडल का दौर तब गुजर चुका था। वह अर्जक संघ की कोई सभा संबोधित करने के लिए आए थे। गाड़ी विलंब थी। वह सीमेंट के बेंच पर अकेले बैठे थे और गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया, जो साथी उसे छोड़ने आए थे उन्हें अचानक काम था या काम आ गया था। उन्हें रोकना ठीक उन्होंने नहीं समझा और उन्हें लौटा दिया। यह उनकी संवेदनशीलता थी, बहुत ही सेंसिटिविटी। मैं तो उन्हें अनजान जगह में इस तरह अकेले देखकर हैरान हुआ, लेकिन बात के बाद बात सामान्य हो गई। हम लगभग 20 साल बाद मिल रहे थे। वह कृशकाय हो गए थे, लेकिन चेतना वही थी। तुम नामी लेखक हो गए हो, तुम्हारी तस्वीर अखबार में मैंने देखी, कहकर उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। फिर हिंदी साहित्य पर बात करने लगे, आलोचना की, सामाजिक परिवर्तन में कबीर रैदास की भूमिका की। उन्होंने सारी बातें बताई। मुझे उत्पीड़ित मानवता का सिपाही बनने के लिए ललकारा। बेहद खुश हुए। यात्रा में हुई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा, कष्ट हुए लेकिन तुम मिल गए, सब भूल गया। आओ कभी कहकर रुआसे हो गए, आओ कभी यह कहकर रुआसे हो गए। शायद यह सोचकर मैं तो आने से रहा। उनकी गाड़ी आ चुकी थी। जाते समय फिर कहा, तुम लोग आराम की दुनिया में खो गए हो, यह ठीक बात नहीं है। तुमसे मुझे उम्मीद है मणि। और गाड़ी खुल गई। मणि साहब लिखते हैं आगे, 1998 में इसी अगस्त महीने में, भूल नहीं रहा हूं तो 19 तारीख को उनका निधन हुआ। 20 तारीख को हम लोग पटना की एक सभा में बैठे थे। राम बुझावन बाबू ने सूचना दी, राम स्वरूप वर्मा जी नहीं रहे। सभा शोक सभा में तब्दील हो गई। यह था स्मृति शेष राम स्वरूप वर्मा जी पर
प्रेम कुमार मनी जी का लेख। शुक्रिया। कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।